नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लखन चौधरी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। साथियों, आज हम अर्थशास्त्र की एक नवीन अवधारणा के बारे में चर्चा परिचर्चा के लिए प्रस्तुत हुए हैं। और आज हम एमए का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका जो सेकंड पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं कि ISLM मॉडल। इसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि ये जो मॉडल है ये किस तरह से आया, इसका उद्भव किस तरह से हुआ, किन परिस्थितियों में इस मॉडल की निर्माण की नींव रखी गई या निर्माण हुई, किन परिस्थितियों में ये मॉडल बनाया गया, तैयार हुआ, किन किन बातों को लेकर, किन किन सच्चाइयों के साथ ये मॉडल आया और ये किस तरह से काम करता है। आज भी ये मॉडल इतने सालों के बाद भी किस तरह से प्रासंगिक बना हुआ है और इसकी उपादेयता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानने समझने का ये प्रयास करेंगे कि ISLM का जो मॉडल है वो क्या है और किन चीज़ों की ओर हमको बताता है, समझाता है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में जो 20वीं सदी है, 20वीं सदी के तीसरे दशक के आखिरी में कहा जाए 1929-30 में जो पूरी दुनिया भर में विश्वव्यापी मंदी आई थी, महान मंदी आई थी, जिसके कारण पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं। और उसी समय प्रमुख रूप से, चूंकि उस समय दुनिया का जो लीडिंग जो कंट्री था, लीड जो करता था, ब्रिटेन था, और ब्रिटेन के अर्थशास्त्री एक प्रमुख रूप से उस समय जिन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, मंदी के कारणों के बारे में, मंदी के प्रभाव के बारे में, और इस मंदी का कितना दिन तक दुनिया पर प्रभाव रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। तो इसलिए मंदी के प्रभाव के बाद किन्स का जो अर्थशास्त्र है, या जिसको हम कहते हैं कि आज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है आज का, वो प्रमुख रूप से किन्स की देन कहा जाता है। और वो विश्वव्यापी मंदी 1930 के बाद आई, और 30 के बाद अनेक तरह की समष्टि अवधारणाएं आई, समष्टि विचारधाराएं आई दुनिया के सामने में, जिन्होंने अर्थशास्त्र की जो प्रतिष्ठित विचारधारा थी, क्लासिकल जो थिंकिंग थी, क्लासिकल जो थॉट था, उन सब चीज़ों को बदल कर रख दिया और एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ अर्थशास्त्र में साबित हुआ जिसके बारे में आज भी पूरी दुनिया मानती है। और उस समय 30 की मंदी के ऊपर, या 30 की जो तीसा की मंदी जिसको हम कहते हैं, उस मंदी के ऊपर किन्स ने एक बहुत प्रभावकारी किताब भी लिखी थी, जिसको जनरल थ्योरी के नाम से पूरी दुनिया जानती है। और जनरल थ्योरी एक ऐसी महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में, किताब के रूप में, बुक के रूप में पूरी दुनिया के सामने आई थी कि 20वीं सदी की पूरी उसको सबसे महान किताब, महान पुस्तक, महान दस्तावेज के नाम से जाना जाता है। और 20वीं सदी का सबसे महान चिंतक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और लेखक के रूप में किन्स का नाम आज भी लिया जाता है और किन्स के सिद्धांतों को पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो किन्स का अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण है। तो समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किन्स का जो अर्थशास्त्र है वो किस तरह से, किन परिस्थितियों में आया था, और उसके बाद किन्स की कमियों पर क्या डेवलपमेंट हुआ और किन्स की बातों को किस तरह से
उनकी बात के अनुयायियों ने, उनके फॉलोअर्स ने जो है आगे बढ़ाया और आज भी हम उसको जो है पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि ISLM मॉडल जो है क्या है। तो मूलतः जैसा कि ISLM 4 इसके जो है मुकाम है या 4 इसके क्षेत्र हैं। I का मतलब जो है इन्वेस्टमेंट, S का मतलब सेविंग, L का मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस और M का मतलब मनी सप्लाई। तो ये 4 जो है इसके प्रमुख रूप से आयाम हैं, जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि निवेश, बचत, मुद्रा की जो है वो तरलता पसंदगी जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तरलता पसंदगी, और मनी सप्लाई जो मुद्रा का जो आपूर्ति है, मुद्रा की जो आपूर्ति है, वो इन चारों से मिलकर जो है ये सिद्धांत जो है बना है। और ISLM का ये कंसेप्ट जो है, ये अवधारणा किस तरह से आई, इसको जानने के पहले थोड़ा सा हमको इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि मूलतः ISLM मॉडल जो है वो ब्याज निर्धारण का ही आधुनिक सिद्धांत है। जब हम ISLM मॉडल कहते हैं तो बहुत कठिन सा और बहुत नया सा लगता है, लेकिन ये कोई बहुत नई बात भी नहीं है एक तरह से, और इसको हम सरलता से जो है ब्याज निर्धारण के सिद्धांतों के अंतर्गत जो है पढ़ते आए हैं। और ब्याज निर्धारण के सिद्धांत के रूप में भी, उसके आधुनिक सिद्धांत के रूप में, सबसे आधुनिक सिद्धांत के रूप में इसको जो है पढ़ा जाता है। लेकिन उसी को जब स्नातकोत्तर स्तर पर और तकनीकी रूप से जब हम उसको कहते हैं तो ISLM मॉडल कहते हैं, लेकिन ये है वास्तव में ब्याज निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत। तो जैसा कि जानते हैं कि ब्याज निर्धारण का जो सिद्धांत है या ब्याज निर्धारण की जो बात है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से शुरू हुई थी। और ब्याज निर्धारण, ब्याज आखिर क्यों लिया जाता है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो ब्याज देने वाला होता है, जो अपनी पूंजी को किसी व्यक्ति को उपयोग करने के लिए देता है, तो वो एक तरह का जोखिम होता है, और जिस जोखिम के प्रतिफल के रूप में उसको जो है ब्याज मिलता है, या वह ब्याज लेता है, या उस पूंजी का पैसे का उपयोग करने वाला जो है एक तरह से उसको जोखिम के बदले में जो है कुछ रुपया, कुछ उसका प्रतिशत हिस्सा देता है, तो वो ब्याज कहलाता है। बाद में जब आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का विकास हुआ तो फिर ब्याज देने का काम जब बड़े पैमाने पर किया गया तो उसमें प्रबंधन भी जुड़ा, और प्रबंधन का भी पुरस्कार उसको फिर कहा जाने लगा। और इस तरह से जोखिम और प्रबंधन के बदले में जो पूंजीपति को या पूंजी के देने वाले को जो भी राशि, हिस्सा जो मिलता है, वो एक तरह से ब्याज कहलाता है। तो ब्याज निर्धारण के बारे में कई तरह के सिद्धांतों पर जो है चर्चा हुई है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से लेके अभी तक। इसमें सबसे पहला जो ब्याज निर्धारण का सिद्धांत है, महत्वपूर्ण क्लासिकल थ्योरी है, जिसको मार्शल, पिगू, वालरस, नाइट आदि अर्थशास्त्रियों ने जो है प्रस्तुत किया था। और इसमें उन्होंने बताया था कि जो पूंजी जो होती है उसकी उत्पादकता की वजह से उसकी मांग होती है, और जो मित व्ययी होता है, जो मित व्ययिता करता है, जो बचत करता है, वो उसकी जो है आपूर्ति करता है। तो इस तरह से जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसमें उत्पादकता और व्ययिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, और कहा गया था कि जो बचतें होती हैं उन बचतों की जो मांग करता है और उन बचतों की जो पूर्ति करता है, तो जिसके पास पैसा है, जो बचत करता है, वो उसकी पूर्ति करता है, जिसको जरूरत है वो उसकी मांग करता है। तो इस तरह से क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह बताया था कि ब्याज की दर का जो निर्धारण है इन्हीं दोनों के सामंजस्य से, या इन्हीं दोनों के संतुलन से, इन्हीं के बीच से होता है। और बचतों की जो मांग और बचतों की पूर्ति दोनों से जो है मिलकर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। और इस तरह से उन्होंने जो है इसको वास्तविक सिद्धांत के रूप में माना, और वास्तविक चीज़ों को लेकर जो है ब्याज की दर का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया। फिर बाद में, जैसा कि हम अभी कह रहे थे कि 1930 की मंदी के बाद जो है कीन्स का आगमन हुआ, और कीन्स ने ब्याज को या ब्याज की दर के निर्धारण को पूरी तरह से एक मौद्रिक घटना माना, मौद्रिक तत्व माना, और इसको तरलता से जोड़ा, लिक्विडिटी से जोड़ा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को जो है अपने पास कुछ नकदी के रूप में, तरलता, लिक्विडिटी के रूप में रखने का जो है शौक होता है, आदत होती है, या उनका
जो है एक तरह से उनकी अवधारणा होती है कि कुछ न कुछ हमेशा जो है नकदी रहनी चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति उस नकदी का त्याग करता है, उसका परित्याग करता है, तो उसके बदले में उसको ब्याज मिलना चाहिए। या कीन्स ने कहा कि तरलता के परित्याग के बदले में जो हिस्सा राशि जो मिलती है या दी जाती है या ली जाती है, वो जो है ब्याज है। और इस तरह से इन्होंने कहा कि जो तरलता की मांग करने वाला होता है वो एक तो दैनिक आवश्यकताओं के लिए करता है, एक तो आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए करता है, और एक सट्टा खेलने के लिए, सट्टा बाजार के लिए जिसको हम कहते हैं कि जिसमें शेयर मार्केट आदि बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो उनके लिए मांग करता है। तो ये एक तरह से कीन्स ने ब्याज की दर का निर्धारण को, कि ब्याज की दर कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, इसको पूरी तरह से एक मौद्रिक घटना मानते हुए जो है कीन्स ने इसको तरलता से जोड़ा और एक मौद्रिक घटना माना ब्याज की दर के निर्धारण को। फिर इसी बीच में एक न्यू क्लासिकल थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ और नई प्रतिष्ठित विचारधारा आई ब्याज निर्धारण के सिद्धांत में, जिन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की वास्तविक सिद्धांत की विचारधारा से और कीन्स की मौद्रिक तत्वों की जो तरलता की जो बात थी, उन विचारधाराओं से थोड़ा सा असहमति व्यक्त करते हुए, दोनों को अपने आप में अपूर्ण मानते हुए दोनों को एक साथ जोड़कर एक नया सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। और उसमें उन्होंने ये कोशिश किया कि उधार दे कोष या न्यू क्लासिकल थ्योरी जिसको हम कहते हैं, ये आई। और इसके अंतर्गत न्यू क्लासिकल जो थ्योरी है उसमें दोनों चीज़ों को जो है शामिल करके जो है बताने समझाने का प्रयास किया गया कि वास्तविक और मौद्रिक घटना जो दोनों होती है, वो दोनों एक तरह से मिलकर जो है बाजार में जो है ब्याज की दर का निर्धारण करते हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि तरलता की मांग और तरलता की जो पूर्ति होती है, केवल जो मौद्रिक तत्व होती है वो भर नहीं होती, बल्कि इसमें कहा गया कि लोनेबल फंड्स जो होता है, उधार दे कोष जिसको इन्होंने कहा, वो जो होता है वो उसकी मांग, उसकी पूर्ति, और तरलता की मांग और तरलता की पूर्ति, ये जो चीज़ें हैं ये मिलकर ब्याज की दर का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उधार दे कोष सिद्धांत जो है तरलता पसंद की सिद्धांत और प्रतिष्ठित सिद्धांत की तुलना में ज़्यादा आधुनिक, उचित जो है माना जाता है। लेकिन बाद में कुछ अर्थशास्त्रियों ने उधार दे कोष का जो ब्याज का सिद्धांत था उससे भी असहमत थे और उसमें भी कहा कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, और उस पर जो है एक सुधार के रूप में, एक डेवलपमेंट के रूप में एक नया सिद्धांत फिर हमारे सामने आता है। और ये लगभग कीन्स की बाद जो है 1937 में जो है आता है, और इसके प्रणेता जो है J.R. हिक्स और हेंसन। तो हिक्स और हेंसन के नाम से जो है ये प्रमुख रूप से ये सिद्धांत जो है जाना जाता है, जिसको हम ब्याज का आधुनिक सिद्धांत कहते हैं, जिसको हम ब्याज का नया कीन्सियन सिद्धांत या नया कीन्सियन मॉडल कहते हैं। इसी को हिक्स हेंसन मॉडल कहते हैं, और यही है ISLM मॉडल या ब्याज का ISLM मॉडल ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज का ISLM सिद्धांत। तो ISLM मॉडल की इस पृष्ठभूमि के आधार पर आइए जानने का और विस्तार के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि ISLM जो मॉडल है वो किस तरह से काम करता है, और उसकी महत्ता जो है इतने सालों बाद भी 1937 से लेकर आज तक जो है इसकी महत्ता जो है बनी हुई है। तो ये किस तरह से बनी हुई है, तो जैसा कि अभी देखा हमने कि 1937 में हिक्स ने इस मॉडल की जो है रचना की थी, या इस मॉडल या इस अवधारणा, इस कंसेप्ट, इस थ्योरी को लाया था, और बाद में हेंसन ने जो है इसमें अपना योगदान देते हुए इसको जो है इम्प्रूव किया, और फिर बाद में दोनों के नाम से यह सिद्धांत जोड़ा गया। और ये जो सिद्धांत था, ये ISLM मॉडल मूलतः 1940 से लेकर 1970 के दशक में पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय रहा, बहुत प्रभावी रहा, बहुत महत्वपूर्ण रहा, और इसमें बताए गए चीज़ों के आधार पर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की अवधारणा जो है बहुत खूब पूरी दुनिया में फली फूली और डेवलप हुई, और इनकी जो महत्ता थी वो जो है बरकरार रही। तो मूलतः जो हम देखते हैं कि ISLM मॉडल जो है हिक्स हेंसन का जिसको मॉडल कहते हैं, वो एक 2 आयामी मैक्रो इकोनॉमिक टूल है।
मूलतः जो है दो आयामी मैक्रो इकोनॉमिक टूल है जो ब्याज दरों और परिसंपत्तियों के बाजार के बीच संबंध को दर्शाता है। ये ब्याज दरों और परिसंपत्तियों के बाजार के बीच संबंध को दर्शाता है। इसको कहते हैं कि ISLM मॉडल इज ए हिक्स-हेंसन मॉडल, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल दैट शो हाउ टू मार्केट फॉर इकोनॉमिक गुड्स, जिसको इन्होंने IS कहा, इंटरेक्ट विद द लोनेबल फंड्स मार्केट, LM और मनी मार्केट। तो ये जो इकोनॉमिक गुड जिसको IS कहते हैं और लोनेबल फंड मार्केट जिसको मनी मार्केट कहते हैं, LM मार्केट किस तरह से इंटरेक्ट होते हैं, किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करके ब्याज दरों का निर्धारण करते हैं, इसके बारे में जो है ये बताते हैं और उन चीज़ों को जो है ये समझाने का जो है प्रयास करते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट और सेविंग और लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई जो है आपस में इंटरेक्ट करके ब्याज की दर का जो है निर्धारण करते हैं। तो क्लासिकल सिद्धांत जो है मूलतः विनियोग और बचत में जो है बराबरी की जो है बात करता था और बाद में जो तरलता पसंदगी के द्वारा तरलता की नकदी की आपूर्ति की बात करता था कीन्स का सिद्धांत। तो इन चीज़ों को रख कर, इन चीज़ों को लेते हुए ब्याज दर और आय का स्तर एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, क्योंकि कीन्स ने भी इस बात को कहा था कि जो तरलता की मांग होती है वो आय के स्तर से प्रभावित होती है। प्रमुख रूप से दैनिक आवश्यकताओं की और सावधानी सतर्कता के लिए जो मुद्रा की जो तरलता की नकदी की मांग होती है वो जो है आय स्तर से प्रभावित होती है। तो हिक्स ने भी इस चीज़ को लेते हुए आगे बढ़ाया और कहा कि ब्याज की दर जो होती है वो आय के स्तर के साथ जो है बंधी हुई होती है या एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और हिक्स ने और कहा कि ये जो मॉडल है इसमें दो सामान्य क्षेत्रों की बात की, या इसका हिक्स-हेंसन का जो मॉडल है वो अर्थव्यवस्था को दो सामान्य क्षेत्रों में बांटता है, तो वस्तु बाजार और पूंजी बाजार या द्रव्य बाजार। तो वस्तु का बाजार जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक गुड, जिसके अंतर्गत वस्तुएं और सेवाएं जो हैं प्रमुख रूप से जिसके अंतर्गत शामिल होती हैं, और पूंजी बाजार, दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसको इन्होंने साफ जो है कह दिया था। तो इकोनॉमिक गुड्स सर्विस प्लस मनी मार्केट, ये जो बाजार होती हैं इसमें वस्तुओं और सेवाओं का एक बाजार होता है जिसको वस्तु बाजार कहते हैं और दूसरा मनी मार्केट होता है। तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे ब्याज की दर का निर्धारण जो होता है वो महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। और इसमें उन्होंने इन चार चीज़ों पर फोकस किया है। एक तो विनियोग, इन्वेस्टमेंट पहला, और इन्वेस्टमेंट अर्थात क्या है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब भी होगा तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उत्पादकता से जोड़ा था और उत्पादकता और मितव्ययिता की बात करते हुए कहा था कि जो है इसका अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसको हिक्स-हेंसन ने स्वीकार किया और अपने मॉडल में इसको लिया, इन्वेस्टमेंट को आई के रूप में। फिर दूसरा सेविंग, बचत, जिसको मितव्ययिता कहते हैं, किफायत कहते हैं। तो ये भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से हिक्स-हेंसन ने लिया और उनकी उस अवधारणा को स्वीकार किया कि उत्पादकता के साथ मितव्ययिता भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी अर्थव्यवस्था में विकास की जो प्रक्रिया है वो तेजी के साथ आगे बढ़ती है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ये दो चीज़ें जो हैं हिक्स-हेंसन ने क्लासिकल थ्योरी से, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से लिया और अपने सिद्धांत को जो है आगे डेवलप किया। बाद में इन्होंने फिर कीन्स से भी एक चीज़ ली, वो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस या डिज़ायर फॉर कैश जिसको हम कहते हैं, जिसको इन्होंने एल के रूप में, लिक्विडिटी प्रेफरेंस के रूप में जो है तरलता पसंदगी या नकदी की इच्छा के रूप में लिया। और इन्हीं से फिर मनी सप्लाई जिसको कहते हैं एम या नकदी की पूर्ति। तो इन्होंने दो चीज़ें, हिक्स-हेंसन ने आई और एस जो उत्पादकता और मितव्ययिता के रूप में विनियोग और बचत को जो है क्लासिकल थ्योरी से लिया, और एल और एम को जो है कीन्सियन थ्योरी से लिया। कीन्स
के थ्योरी से लिया, कीन्स के सिद्धांत से लिया, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई, दो चीज़ों को। और इन चीज़ों के आधार पर इन हिक्स और हेंसन ने ये समझाने का प्रयास किया कि बाजार में जो ब्याज की दर का जो निर्धारण होता है वो इन चीज़ों का संयुक्त परिणाम होती है। तो विनियोग और बचत जो है ब्याज की दर के साथ हमेशा जो है उल्टा संबंध रखते हैं। यदि बाजार में ब्याज की दर ऊंची होती है तो विनियोग, इन्वेस्टमेंट और बचत जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब ब्याज दर ऊंची रहती है तो लोग बाग जो है निवेश करने के बजाय जो है पैसे को जो है बैंकों में रखना पसंद करते हैं, और अपने पास जो बचत की जो प्रवृत्ति है वो भी हतोत्साहित होती है। लोग बचत करने के बजाय बैंकों में पैसा जो है जमा करते हैं। तो ब्याज की ऊंची दर के साथ इनका नेगेटिव रिलेशन होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, और इसलिए ये मांग रेखा की तरह ऊपर से नीचे जो है गिरती हुई रेखा होती हैं। जस्ट इसके विपरीत में एल और एम जो है वो ब्याज की दर के साथ सीधा संबंध रखते हैं और पूर्ति वक्र की तरह नीचे से ऊपर जो है बाएं से दाएं चढ़ते हुए होते हैं। और बाजार में ब्याज की दर यदि ऊंची होती है तो ये जो दो चीज़ें हैं इनकी सप्लाई बढ़ जाती है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि अधिक है तो उसका जो प्रतिफल है, रिटर्न्स जो है अधिक मिलता है। तो इसलिए लोग बाग जो है ब्याज की दर जैसे ही बढ़ती है तो सप्लाई जो है अपने पास जो पैसा नकदी के रूप में रहता है उसको बढ़ा देते हैं बैंकों की ओर। तो और ये दोनों आईएस और एलएम, जो कहा कि आईएस मांग वक्र की तरह होता है, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता हुआ, और एलएम पूर्ति वक्र की तरह होता है, नीचे से ऊपर बाएं से दाएं चढ़ता हुआ। तो दोनों जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर ब्याज की दर का जो है निर्धारण होता है। और वही संतुलन की स्थिति में आता है कि यदि बाजार में ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है वो गिर जाते हैं, और बहुत ज़्यादा होने से जो है इसकी आपूर्ति जो है वो भी प्रभावित होती है। तो कहने का तात्पर्य दोनों का जो संतुलन, जैसे हम कहते हैं कि मांग पूर्ति में जो संतुलन होता है वहीं पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो इसी तरह से पूंजी बाजार में जो ब्याज की दर का निर्धारण है, जिसको हम कहते हैं एसेट्स मार्केट, जिसको कहा जाता है कि आजकल के आधुनिक अर्थशास्त्र में कि जो ब्याज की दरें होती हैं वो परिसंपत्तियों के बाजार के बीच, जो एसेट्स मार्केट होता है, जो कैपिटल मार्केट होता है, उसके डिमांड पर, उसके ट्रेंड्स पर जो है निर्धारित करता है। तो ब्याज की दर वहीं पर निर्धारित होती है जहां पर आईएस कर्व जो है एलएम कर्व को काटती है, या दोनों एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहीं पर संतुलन पर जो है ब्याज की दर का निर्धारण होता है। और इस तरह से इन्होंने वास्तविक जो सिद्धांत था और मौद्रिक जो सिद्धांत था, या वास्तविक तत्व थे आईएस और मौद्रिक तत्व थे एलएम, दोनों को लेकर हिक्स हेंसन ने एक बहुत ही संतुलित ढंग से ब्याज की दर और परिसंपत्तियों की जो बाजार में जो मांग पूर्ति होती है उसको समझाने का प्रयास किया और ब्याज की दर का निर्धारण का जो है चर्चा की। बाद में मिल्टन और फ्रीडमैन ने जो है इनके सिद्धांत के कुछ चीज़ों की आलोचना की है, और अर्थव्यवस्था के जैसे कि इसमें माना गया था कि दो क्षेत्र होते हैं, एक तो वास्तु बाजार और द्रव्य बाजार। तो इसको इन्होंने जो है मौद्रिक और वास्तविक, तो इसकी इन्होंने आलोचना की और कहा कि दरअसल में अर्थव्यवस्था को इस तरह से वास्तविक और मौद्रिक क्षेत्रों में बांटना जो है उचित नहीं है, क्योंकि सब आपस में जो है इतने जुड़े हुए होते हैं, इतने गुथे हुए होते हैं कि इनको अलग अलग देखना या अलग अलग समझना या अलग अलग जो है समझाना जो है बहुत मुश्किल काम है। मुद्रा की पूर्ति, उपभोग की बचत की प्रवृत्ति, निवेश, तरलता अधिमान, ब्याज दर, आय का स्तर, ये वस्तुओं और सेवाएं की कीमतें, वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्ति, संपत्तियों की पूर्ति, संपत्तियों की मांग, असल में ये सब चीज़ें आपस में इतनी मिक्सअप रहती हैं, इतनी जुड़ी हुई रहती हैं कि इनको अलग अलग तरीके से जो है समझना जो है बहुत ही कठिन काम माना जाता है। लेकिन इन आलोचनाओं और असहमतियों के बावजूद भी हम देखते हैं कि हिक्स और हेंसन का
जो ISLM मॉडल है वो बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही समसामयिक और बहुत ही वास्तविक और मौद्रिक दोनों चीज़ों को लेकर साथ चलता है। और बाजार में जो है ब्याज की दरों का और परिसंपत्तियों की मांग का और पूर्ति का किस तरह से निर्धारण होता है उसके बारे में बहुत सुंदर व्याख्या करता है। और हिग्स एंसन के इस सिद्धांत के बाद ही असल में जो है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीतियों की भी चर्चा वैसे तो किन्स के साथ ही आ गई थी, लेकिन और इस चीज़ को बल मिला कि राजकोषीय नीतियां और मौद्रिक नीतियां जो होती हैं वो किस तरह से मुद्रा बाजार को प्रभावित करती हैं, संपत्ति बाजार को प्रभावित करती हैं, और ब्याज की दरों के निर्धारण में इनका किस तरह से जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सब चीज़ों को जो है समझने में हमको हिग्स एंसन के इस मॉडल से जो है सहायता मिलती है। और यही वजह है कि जो है हिग्स एंसन का जो ISLM मॉडल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल जो है माना जाता है, और ब्याज और परिसंपत्तियों के जो है निर्धारण में, उसकी दरों के निर्धारण में जो है बहुत ही सहायता करता है। बाद में एक और चर्चा ब्याज निर्धारण के संबंध में या ब्याज की दर के निर्धारण के संबंध में एक और चर्चा उस समय चली थी कि क्या ब्याज की दर जो है शून्य हो सकती है। इस पर जो है कई सालों से जो है चर्चा होती रही है, और उस समय तो ये कहा गया था कि किन्स ने तो साफ कहा था कि चाहे मांग कुछ भी हो तरलता की, यदि नहीं भी होगी तो भी ब्याज की दर जो है शून्य कभी भी नहीं होगी, या ब्याज की दर कभी भी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जीरो नहीं होता, शून्य नहीं होता। एक न्यूनतम एक निश्चित सीमा पर जाकर वो रुक जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है शून्य ब्याज दर पर अपने पैसे को नहीं देता। ये उस समय की अवधारणा थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ देशों से विकसित देशों के पास, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के पास इतना अधिक पैसा हो चुका है कि अब वो कंसेप्ट, वो अवधारणा जो है फेल हो चुकी है, और शून्य ब्याज दर पर भी वो दूसरे अपने सहयोगी, अपने साथी या विकासशील पिछड़े हुए देशों को, अर्थव्यवस्थाओं को जो है वो पैसा जो है अब देना शुरू कर चुके हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आपको जानना चाहिए कि अभी जो है कुछ महीने पहले जो है हमारे देश में जापान के जो लीडर हैं, जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने जो है भारत की दौरा किया था, और भारत में आकर जो है जो रेल प्रोजेक्ट था, बुलेट ट्रेन जिसको हम कहते हैं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलने वाली थी, उस पर जो है शून्य ब्याज दर पर जो है हजारों करोड़ रुपए भारत को देने की पेशकश की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्याज की दर जो है शून्य हो चुकी है आज के युग में। और किन्स की वो अवधारणा उस समय जो थी कि किसी भी स्थिति में ब्याज की दर शून्य नहीं होती, वो अवधारणा जो है इस समय असफल हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, फेल हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले हमने ये भी ट्रेंड्स देखा था कि कोविड-19 संकट की वजह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनके दाम भी जो है शून्यात्मक स्थिति में आ गए थे, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, कच्चे तेल का जो दाम था वो ज़ीरो पर आ गया था, और कहा गया था कि नेगेटिव भी एक आध दिन के लिए जो है हो गया था। तात्पर्य ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कोविड-19 संकट के कारण पूरे अर्थव्यवस्था में कामकाज बंद है, लॉकडाउन है पूरी दुनिया में अभी महीनों से, 2-3 महीनों से, तो औद्योगिक जो उत्पादन है वो प्रभावित है, और उसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत जो है मार्केट में पूरी तरह से कम हो गई है, घट गई है। उसकी वजह से उसको रखने की समस्या आ गई है, तो उसको रखने के लिए, इंतजाम के लिए भी पैसा कंपनियां देने को तैयार थी। तो ये कुछ दिन तक था। कहने का तात्पर्य ये है कि बाजार में किस तरह से परिवर्तन आता है वो उसको कभी भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब देखिए कि अभी इस संकट के बाद अभी पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था जो है चरमरा चुकी है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है हाशिए पर चली गई है, और जो ग्रोथ रेट है उस पर ज़ीरो की बात हो रही है, नेगेटिव की बात हो रही है, या कहें कि
जो जीडीपी होंगे हर देश की वो स्थिर रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक, कुछ तिमाही तक। तो ये देखना होगा कि इसके बाद अर्थव्यवस्था में किस तरह का जो है व्यापक और परिवर्तन आएगा, किस तरह से इसमें डेवलपमेंट होगा। तो 1930 की मंदी ने हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में नया कंसेप्ट दिया, ये जो है ब्याज की दर के निर्धारण के लिए ISLM मॉडल दिया। तो हम देखते हैं कि इस कोविड-19 त्रासदी और संकट के बाद हमें और कौन कौन सी नई अवधारणाएं देखने को मिलेंगी, कौन कौन सा नया मॉडल आएगा, कौन कौन सा नया जो है कंसेप्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको तैयार रहना है और आने वाले दिनों में किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिनेरियो बदलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी का कंसेप्ट, उसकी अवधारणाएं किस तरह से बदलती हैं, इन सब चीज़ों को भी हमको देखना है ये आगे जो है। तो ये सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए। आपने इस वीडियो को देखा और जाना समझा, आप और इस के बारे में समझने और जानने का प्रयास कीजिए और पढ़िए और देखिए कि ISLM मॉडल की किस तरह से जो है समसामयिकता, प्रासंगिकता जो है आज तक बनी हुई है। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।